हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे बायोलॉजी विद शुभेंद्र कुमार। तो जैसा कि जानते हैं कि क्लास 12th का जो हम एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड सीबीएसई या आप नीट कोई कोर्स अगर इनमें से कर रहे हैं आप, तो उसमें से अगर आप बायोलॉजी के पोर्शन को लेकर के आप अगर परेशान हैं तो उसके लिए मैं हूँ। और इसमें आपको हर एक लेक्चर मिलेगा मेरे चैनल पर, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा जो आपके कॉन्सेप्ट होंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा इजी वे में आपको समझाया जाएगा। और मैंने अपने पहले के लेक्चर्स में कोशिश करी है। और जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उनके हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। और उसके बाद हम अभी मेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ रहे थे, मेल पार्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है यानी पुष्प का जो नर भाग होता है, हम अभी तक उसके बारे में ही पढ़ रहे थे। अब हम जो उसके आगे स्टार्ट करने वाले यानी वहीं से जहां से हमने एंड किया था वहीं से लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे। आपको एक बार रिव्यू भी दे देंगे कि हम कहां तक पढ़ चुके हैं, तो फर्स्ट ऑफ मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस आपको करा दूं फिर से। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो ये हमारा चैनल है बायोलॉजी विद शुभेंद्र सर। आप शुभेंद्र सर भी डालेंगे तभी भी आपका आ जाएगा, गूगल पे डालें या फिर आप यूट्यूब पे डालें, कहीं भी डालेंगे आपका तुरंत आ जाएगा चैनल, सब कुछ। ये व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस पर 7052807470। फिर इसके बाद हमारे चैनल के पेज पे जा करके उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और ऊपर सबसे आता है ऑल का, तो ऑल वाले को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अब आपका जो है इसको अगर आप गूगल पर भी पेस्ट करेंगे तो आप डायरेक्ट मेरे पेज पे पहुंच जाएंगे, आपको जाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, सब कुछ वैसे इसे भी आप स्मॉल लेटर में ही रखना, youtube.com/ उसके बाद @शुभेंद्र सर, ठीक है, इतना आप डालेंगे डायरेक्ट आप मेरे यूट्यूब पेज पर पहुंच जाएंगे। ये मेरा नाम और ये मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो चलते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं हमने बैच स्टार्ट कर रखी है आप लोगों के लिए, और जिसका नाम रखा है अखंड बैच, और जिसमें हम 2022 और 23 यानी कि अगर आप इस बैच में हैं, इसके आगे भी है 24 वाली बैच, ऐसा नहीं है कि 24 वाली बैच के लिए नहीं, लेकिन स्पेशली जो लेक्चर्स हैं वो 2023 के बैच के लिए। और मैंने कहा ना, क्लास 11th में भी है तब भी आपके लिए ज़रूरी है, क्लास 12th में है तभी भी आपके लिए ज़रूरी है, और नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। और जो कोर्सेज मैंने बताया, नीट, CUET का अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी दृष्टि से भी ये, मतलब उसके लेवल से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपको इस पर क्या क्या मिलेंगे, ये जो आपको स्लाइड यहाँ पर दिखती है, तो स्लाइड पे काफ़ी ज़्यादा कुछ कंटेंट मैं लिख भी देता हूँ। और उसके बाद अगर स्लाइड आपको चाहिए यानी कि वो सारे पेजेस, ये जितने पेजेस आपको इस पे दिखाई देते हैं, आपको नोट्स के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। डाउट अगर है तो डाउट आप कोई भी आप पूछ सकते हैं, और डाउट पूछने के बाद वहाँ पर MCQs भी मैं करने वाला हूँ आपके साथ डिस्कशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और अगर इसे आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर मैंने कमेंट पिन करके रखा हुआ है, और वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ उस लिंक पे अगर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप मेरी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जितनी जल्दी आपसे हो सके, क्योंकि वहाँ पे नोट्स वगैरह सब कुछ, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, हर चीज़, MCQs वगैरह, तो वहाँ पर जा करके ज्वाइन करिए और अपने एग्ज़ाम को, आने वाले एग्ज़ाम को और भी अच्छा अभी से बनाने का प्रयास करिए। ज़्यादा समय बचा नहीं है बेटा आपके पास। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए, सबसे लास्ट वाली स्लाइड में जो हमने पढ़ा था, हमने इसके बारे में ही पढ़ा था, जहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि पॉलन मदर जो सेल होती है, पॉलन मदर सेल होती है किस कंडीशन में, 2n सिचुएशन में होती है। एक रिव्यू दे रहा हूं मैं फास्ट ट्रैक में। फिर उसमें क्या होता है, फिर इसमें डिवीजन होगा, डिवीजन होने के बाद यानी मियोसिस हो रहा है, मियोसिस होने के बाद वो 2 यानी इसके बाद कितने डॉटर सेल्स बनेंगे, 4 न्यूक्लियाई बनेंगे, और ये 4 न्यूक्लियाई में
क्या होगा, ये डिवीजन करते करते 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं। ये मैंने आपको बताया था, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, जिसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल के बारे में भी बताया था, जिसमें टेट्राहेड्रल था। ठीक है, और आइसोबाइलैटरल। आज हम इनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं, ये तो वो था जो पिछली क्लास में हम स्टडी कर चुके हैं, यहां तक हमने पढ़ा था। चलते हैं अब आगे, इसी से आगे जो चीजें हमें पढ़नी है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर के बारे में, देखिए माइक्रोस्पोर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। एक और प्रकार होता है, लेकिन उसको इसमें नहीं रखा जाता है, उसको अलग ही हम पढ़ेंगे, उसको अलग ही रखेंगे। तो 5 जो प्रकार, यानी यहाँ पर मैंने लिख करके रखा है कि लघु बीजाणु धानी में बने 4 लघु बीजाणु, मैंने बताया था ना 4 लघु बीजाणु जो बने, माइक्रोस्पोर जो बने, वो विभिन्न यानी यहाँ पर इसको हटा करके क्या कर लीजिएगा, 5 प्रकार के होते हैं। माइक्रोस्पोर क्या होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अब ये 5 प्रकार जो हैं आपके, ये कौन कौन से हैं? ये 5 प्रकार के हैं जो, वो कौन कौन से, सबको आप सबका एग्जाम्पल के साथ अगर आप याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे कि रैखिक, जैसे कि पहला आपका कौन सा है? रैखिक। देखिए यहाँ पे, अब ये जो रैखिक है ये हैलोफिला में, अब देखिए याद रखिएगा ये हैलोफाइल्स नहीं है, ये हैलोफाइल्स नहीं है, क्योंकि हैलोफिल्स जो हमने पढ़ के रखे ना, तो वो हैलोफिल्स जो होते हैं ना, वो सॉल्ट लविंग, वो बैक्टीरियाज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए हैलोफाइला जो होते हैं और ये पॉलिएंथस भी होते हैं, यानी कि हैलोफाइला और पॉलिएंथस जो है क्या, किसका एग्जाम्पल है? लीनियर का। ये देखिए लीनियर का यहाँ पर मैंने डायग्राम भी लगा के रखा आपके लिए, यानी लीनियर का मतलब एक लाइन के फॉर्म में होंगे लीनियर, अब एक ही लाइन में, एक ही कतार में लगे होंगे। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे? लीनियर कहेंगे। फिर इसके बाद चतुष्फलकी यानी टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकी को क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल। अब देखिए ये द्विबीजपत्री पादपों में मिलता है, लेकिन अब आपके लिए कंफ्यूजन की बात ये होगी कि सर ने ये द्विबीजपत्री क्या बता दिया। द्विबीजपत्री को डाइकॉट कहते हैं, द्विबीजपत्री को क्या कहते हैं? डाइकॉट कहते हैं। अगर आप क्लास 11th में है तो 11th वाले भी बच्चे डाइकॉट को अच्छी तरह से जानते होंगे, और जब आप क्लास 12th में आ गए हैं तो आपने प्लांट में इसको पढ़ा होगा, मोनोकॉट, और प्लांट क्लासिफिकेशन में पूरा का पूरा आपको पढ़ाया जाता है कि मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में, मोनोकॉट और डाइकॉट के। कई बार ऐसा होता है कि कह देते हैं ना, जिन बीजों को बराबर 2 भागों में तोड़ा जा सकता है उसको क्या कहते हैं? डाइकॉट कहते हैं। जिनको नहीं तोड़ा जा सकता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मोनोकॉट, उसको क्या कहते हैं? मोनोकॉट कहते हैं। इसे एक बीजपत्री, इसे द्विबीजपत्री, डाइकॉट को यानी कि द्विबीजपत्री, और मोनोकॉट का मतलब एक बीजपत्री। याद रखिए इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा तरीका है कि सभी दालें, अगर डाइकॉट की बात कर रहा है तो सभी क्या लिखेंगे आप? दालें। अब दालों में आप तो जानते हैं जो भी आएंगे पल्सेस जितनी भी है सारी की सारी वो किस में आ रही हैं? आपकी डाइकॉट में ही आ रही हैं, यानी द्विबीजपत्री में सारी की सारी दालें आती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम मोनोकॉट की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं? मोनोकॉट की बात करते हैं, तो यहां पर आते हैं सभी अनाज, सभी अनाज। जब अनाजों की बात करते हैं तो अनाज में जो भी आते हैं वो सारे के सारे किसमें होते हैं? वो मोनोकॉट में होते हैं। वो किसमें आते हैं? वो मोनोकॉट में आते हैं। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, देखिए चतुष्फलकी यानी टेट्राहेड्रल ये द्विबीजपत्री पादपों में मिलता है। ये कौन सा? ये टेट्राहेड्रल जो प्रकार होता है यानी चतुष्फलकी का जो प्रकार होता है ये किसमें मिलता है? द्विबीजपत्री में मिलता है। ये देखिए यहां पर मैंने लगा के भी रखा है आपके लिए टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल है आपका। ठीक है, तो ये क्या? डाइकॉट है, तो डाइकॉट के लिए अगर बोला है तो डाइकॉट में मिलता है ना, ये द्विबीजपत्री में। मैंने मोनोकॉट को अलग से बता रखा है, याद रखिएगा आप सब लोग। तो द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री का मतलब हो गया क्या? डाइकॉट। डाइकॉट का मतलब कौन सा है? एग्जाम्पल आ जाएंगे सभी दालें, सारी पल्सेस जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी किस में आती हैं? वो डाइकॉट में ही आती हैं। फिर इसके बाद 3rd नंबर पर जो आपका आएगा समद्विपार्श्विक क्रमिक। ठीक है, यानी आइसोबाइलैटरल। आइसोबाइलैटरल में क्या आता है? उसका एग्जाम्पल क्या है?
एक बीज पत्री पादप। अब एक बीज पत्री पादप कौन कौन से होते हैं, ये देखिए मैंने मोनोकॉट को यहाँ पे लिख रखा है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, इसको भी आप नोट्स के फॉर्म में तैयार कर लीजिए अभी से। 11th में है तो 2-4 महीने के बाद आप क्लास 12th में आने ही वाले हैं और ये आपके लिए चैप्टर अभी से मक्खन हो जाएगा एकदम। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, ये मोनोकॉट यानी कि सभी अनाज, क्या होंगे, सभी अनाज। ये इसमें कौन से पाए जाएंगे, यानी आइसोबाइलेटरल। अनाजों में क्या पाया जाता है, आइसोबाइलेटरल पाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। अगर इस स्लाइड में आपका कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो प्लीज आप जरूर बताइएगा। अब देखिए ये आपका इमेज जो मैंने लगा के रखी है ये हेलोफिला का है। ये किसका इमेज है, ये हेलोफिला का इमेज है। अगर आप हेलोफिला का इमेज देख करके कुछ प्रभावित हुए हैं और यहां पर आ करके कोई नई इंफॉर्मेशन मिली है तो आप वो थंब वाला जो है ना वो प्रेस कर दीजिए, तो हमें भी ATP मिलती रहे और हम भी और आपके लिए लेक्चर लाते रहें, और भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके लिए लाते रहें और ऐसी स्लाइड्स को लेकर आते रहें। स्लाइड्स को बनाने में कम समय नहीं लगता है, काफ़ी टाइम लगता है और इसको मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ, खुद मैं बनाता हूँ अपने हाथों से। ठीक है, ये आपके लिए मैं करता हूँ। तो आपका काम जो है वो आप अपने लेवल पे करते रहिए, वो थंब वाला प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। ठीक है, फिर इसके बाद आप किसकी बात करने जा रहे हैं, अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, यानी क्रॉसित की। क्रॉसित जो होंगे वो किस में होते हैं, मैग्नोलिया में होता है। ये किस में होते हैं, मैग्नोलिया। अब मैग्नोलिया को अगर आपने नहीं देखा है, समझ नहीं आ रहा तो ये देख लीजिए मैग्नोलिया को, मैग्नोलिया को यहां से आप देख लीजिए। फिर इसके बाद टी शेप्ड, यानी टी शेप्ड जो होते हैं, अब ये टी आकार के जो होते हैं एरिटोलोकिया में। ठीक है, सॉरी इसको चेंज कर लीजिएगा आप थोड़ा सा, एरिटोलोकिया। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका दिखाया मैंने क्रॉसित में और ये आपका दिखाया मैंने टी शेप्ड में। ठीक है, तो इमेजेस के अकॉर्डिंग और उसके एग्जाम्पल के साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि क्रॉसित किस का एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो उसका क्या लिखेंगे, मैग्नोलिया। फिर उसके बाद टी शेप्ड यानी टी आकार का जो होते एरिटोलोकिया में। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा, ये मैंने आपको बता भी दिया है। ठीक है, मैग्नोलिया है ये क्या है, मैग्नोलिया। देख करके शायद ही आपको पसंद ना आया हो। ठीक है, तो इसके लिए तो लाइक बनता है, इसके लिए तो एक लाइक बनता है। हाँ, अब देखिए ऑक, इसको मदार भी कहते हैं। ठीक है, और इसको कैलोट्रोपिस के नाम से भी जाना जाता है। और ऑर्किड्स में मैंने बताया था ना एक विशेष प्रकार और होता है जिसको हम पॉलिनियम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनियम। जब पराग कण पराग पिंड के रूप में पाए जाते हैं तो हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं, पॉलिनियम कहते हैं। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉलिनियम कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर जब हम बात करते हैं ऑर्किड्स में, आदि में क्या होता है, बीजाणुधानी या परागपुर। अब ये थोड़ा सा यहां पर चेंज कर लेना, यहां पर परागपुट है, यहां पर क्या है, परागपुट के सभी परागकण आपस में मिलकर एक क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यानी कि जटिल संरचना बना लेते हैं। कौन सी संरचना बनाते हैं, जटिल संरचना बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, परागपिंड या पॉलिनिया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, परागपिंड या पॉलिनिया कहते हैं। ठीक है, पॉलिनियम भी कहते हैं। कीट इस पराग पिंड को ही परागकण के समय एक पुष्प से दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। और ये बात मैं पहले से ही आपको बता चुका हूं कि परागकणों का कहां तक पहुंचना, वर्तिकाग्र। क्या मैं फिर से बना दूं आपके लिए स्ट्रक्चर, ये देखिए ये क्या है, ये स्टिग्मा है। ये क्या है, स्टिग्मा। और यहीं तक ये क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए ये देखिए मैंने आपके लिए लगा के रखा है। आपको ऐसा लग रहा है स्टेज यहां पर नजर आ रही है, यहां पर स्टेज, ये देखिए ये बीच में। अब आपको ये भी एक नजर आ रहा होगा, ये कैलोट्रोपिस का ही है। ये किसका है, ये कैलोट्रोपिस का ही है। और ये ऑर्किड्स में है। ये किस में है, ऑर्किड्स में है।
ठीक है, तो यहां पर ये दोनों एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। पॉलिनियम, शायद आपसे कैलोट्रॉपिस का ना पूछा जाए तो आप उसकी जगह पे क्या कहेंगे, ऑर्किड्स के नाम ले लेंगे। अगर आपको ये याद नहीं आता तो उसकी जगह पे आप ऑर्किड्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखिए, परिपक्व परागकोश का स्फुटन। अब देखिए, स्फुटन की जब हम बात करते हैं, यानी जो डिहाइसेंस थी, जो लाइन ऑफ डिहाइसेंस थी, वो कैसे कैसे फट सकती है, ये यहां पर दिखाया गया। इसके भी आप टाइप्स जरूर याद रखिएगा, इसके भी आप टाइप जरूर याद रखिएगा, तो आपको और भी ज्यादा अच्छी तरह से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, यहां पर पहला वाला जो आपका दिखाया गया है, ये ट्रांसवर्स है। ये क्या है, ट्रांसवर्स है। और ये वाली जो कंडीशन है, ये लॉन्गिट्यूडनल। अब देखिए, ये वाला ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसे करके, ठीक है, ये कौन से, अगर ट्रांसवर्स कह रहा तो यानी क्या, कौन सा है, ये अनुप्रस्थ है। और ये क्या है, अनुदैर्ध्य। ये क्या है, अनुदैर्ध्य है। फिर इसके बाद अब ये आपका एक पोरस, पोरस का मतलब एक पोर, एक छिद्र के माध्यम से, एक छिद्र के माध्यम से, जो छिद्र इसके उपस्थित यहां पर ऊपर उपस्थित होता है, और उस छिद्र से ये क्या होते हैं, परागकण क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, यानी इनका स्फुटन हो जाता है। पहले वाले में 20 से फट रहे हैं, पहले वाले में 20 से फट रहे हैं, यानी अनुप्रस्थ, और इसमें अनुदैर्ध्य यानी सीधी रेखा में फट रहे हैं और वो निकल रहे हैं बाहर, उनका स्फुटन हो रहा है। और ये पोरस भाग से, ये किस, पोरस, पोरस का मतलब एक छिद्र के माध्यम से ये इनका स्फुटन हो रहा है। और इसमें वैल्वुलर, ठीक है, वैल्व के थ्रू एक, ठीक है। तो यहां पर आपको हर जगह पर आपको पॉलन ग्रेन का, यानी परागकणों का स्फुटन दिखाया गया है। तो ये 4 प्रकार भी आप लिख लीजिएगा और याद जरूर कर लीजिएगा। ये नीट वगैरह के एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है, CUET के एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इस पर नोट कर लीजिएगा आप इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है, चलते हैं अपने अगली स्लाइड की ओर। वैसे आप पॉलन ग्रेन का जब नेचर का एक स्ट्रक्चर देखेंगे ना, अभी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा मैं कुछ पॉलन ग्रेन्स के, तो आपको देख करके लगेगा कि हाँ, कितनी खूबसूरत चीज और कितनी खूबसूरत स्ट्रक्चर अच्छी तरह से बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छी तरह से। अब देखिए, यहां पर परागकण की संरचना है, यहां पर क्या है, परागकण की संरचना। अब देखिए, ये आपसे स्ट्रक्चर जो है ना, ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि एक परिपक्व परागकण का चित्र बनाइए। तो आपको ऐसे डायग्राम बनाना है। उस डायग्राम में क्या होगा, जेनरेटिव सेल होगी, जेनरेटिव सेल होगी, और जेनरेटिव न्यूक्लियस भी होगा। उसके अंदर क्या होगा, जेनरेटिव न्यूक्लियस। बाहर वाली को क्या कहेंगे, एक्साइन कहेंगे, और अंदर वाली को क्या कहेंगे, इंटाइन कहेंगे। बाहर वाली लेयर को क्या कहेंगे, एक्साइन, और अंदर वाली को क्या कहेंगे, इंटाइन कहेंगे। और एक होगा क्या, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखिए, और भी इसमें क्या पाया जाएगा, जर्म पोर्स भी पाए जाएंगे, जर्म पोर भी पाए जाएंगे। तो ये सारे पार्ट आप जरूर याद रखना। इसका स्ट्रक्चर भी आप अपने कॉपी में ड्रॉ कर लेना, बना लेना अच्छी तरह से। मैंने इस पे लिख दिया है ना, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टार पॉइंट बना करके आप लिख लीजिएगा। इसका डायग्राम भी बना करके आप अपने पास रखिएगा, जैसे मैंने नोट्स में आपके लिए बना के रखा है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर अपनी। अब देखिए, नर युग्मकोद्भिद का विकास। अब यहां से आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। अब देखिए, यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा वो इस स्लाइड में पूरा का पूरा है, और मैं आपसे बताता जाऊंगा और आपको वो चीजें याद आती जाएंगी। तो यहां पर है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब जब हम मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, यानी डेवलपमेंट वो कहां से, यानी डेवलपमेंट उसका कहां से स्टार्ट हुआ और कहां पर एंड होना है, और क्या क्या वो उस बीच में क्या क्या इवेंट होंगे, उस बीच में क्या क्या उसके साथ इवेंट होंगे, कौन कौन सी प्रक्रियाएं उसके साथ होंगी, किस किस चरण से वो गुजरेगा, ठीक है, कौन कौन स्टेप से वो क्या करेगा, निकलेगा। अब देखिए, यहां पर जो पहला वाला आपका आ जाता है,
ठीक है। यहां पर सबसे पहले आपको मैंने बताया ना, इसमें यहां पर क्या स्फुटन दिखाया गया है, ये क्या दिखाया गया है, स्फुटन दिखाया गया। ठीक है। अब ये जो स्फुटित होते हैं या फटते हैं तो इसके बाहर से क्या निकलेंगे, इसके अंदर से क्या निकलेंगे, पराग कण निकलेंगे। अब पराग कण का एक जो चित्र बना के दिखा दिया गया है, तो पराग कण का जो आपका चित्र मैंने पहले ही आपको दिखा दिया कि ये जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। अगर आपको उसमें नहीं दिखाई दे रहा है, इस स्लाइड में अगर आपको विजिबल नहीं है यहां पर, तो अब देखिए यहां पर आपको अच्छी तरह से यहां पर दिखाई देगा, जैसे कि जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव सेल, जनरेटिव न्यूक्लियस, एक्साइन, इंटाइन और वेजिटेटिव न्यूक्लियस और उसके साथ साथ जर्मपोर। तो यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर जरूर आपकी समझ में आ जाएगा। तो इस वाले में देखिए अब यहां पर क्या है, यहां पर एक वैक्यूल है और यहां पर न्यूक्लियस है। अब देखिए यहां पर न्यूक्लियस क्या करेंगे, अब देखिए न्यूक्लियस क्या करता है, वो डिवाइड करना स्टार्ट करता है। न्यूक्लियस क्या करेगा, वो डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। न्यूक्लियस डिवाइड क्यों कर रहा है, यानी अपने जैसा एक और न्यूक्लियस बनाएगा जिसको वो किसमें कन्वर्ट करेगा, यानी कि वो कौन सा न्यूक्लियस होगा, वो ट्यूब न्यूक्लियस होगा। वो कौन सा न्यूक्लियस होगा, वो ट्यूब न्यूक्लियस कहलाएगा। अब देखिए यहां पर इस वाले स्ट्रक्चर में आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा, जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है उसके आगे कौन है, पॉलिन ट्यूब, ठीक है। और उसके आगे क्या है, यानी कि ये वाला पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये आपका पॉलिन ट्यूब है। और पॉलिन ट्यूब के अंदर कौन सा है, ट्यूब न्यूक्लियस है। अब देखिए यहां से आपका आ जाता है कि ट्यूब न्यूक्लियस पहले क्यों, जनरेटिव न्यूक्लियस बाद में क्यों, ट्यूब न्यूक्लियस पहले क्यों, जनरेटिव। मान लीजिए ये कोई क्या है, पॉलन ग्रेन है, ये क्या है, कोई पॉलन ग्रेन है, ऐसे ऐसे ये मैंने बना दिया। अब थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं इसको, जिसकी वजह से उसका आगे वाला पार्ट भी बनाने में थोड़ा सा, हाँ। अब देखिए अब ये क्या कर रहा है, ये क्या एक ट्यूब बना रहा है, ये क्या बना रहा है, एक ट्यूब बना रहा है। अब देखिए ये जब ट्यूब बना रहा है तो ऐसी सिचुएशन में पहले आ गया, पहले आपका आ रहा है कौन सा, ट्यूब न्यूक्लियस, पहले आपका आ रहा है ट्यूब न्यूक्लियस और उसके पीछे से आ रहा है आपका जेनरेटिव न्यूक्लियस, आपका जेनरेटिव न्यूक्लियस। ये चलते 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 बीच में डिवाइड करेगा, एक बार और भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये एक बार और डिवाइड करेगा, यानी विभाजन करेगा एक बार और। लेकिन ये जो है ना, ये इसको क्या कर रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, इसको गाइड करने का काम कर रहा है, यानी ये दिशा निर्देश कर रहा है, इसको गाइड करने का काम कर रहा है कि पॉलन ग्रेन को, यानी कि उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस को, उस ट्यूब न्यूक्लियस गाइड कर रहा है, ट्यूब न्यूक्लियस गाइड कर रहा है कि जनरेटिव न्यूक्लियस को कहां जाना है और जाना कहां है उसको, यानी कि उसको जनन की क्रिया को क्या करना है, संपन्न करना है, यानी निषेचन की क्रिया को क्या करना है, संपन्न करना है। कहां से होते हुए, स्टिग्मा से होते हुए, यानी स्टिग्मा पर गिरा, गिरने के बाद वो क्या बनेगा, वही मैं आपको स्लाइड पे दिखाता हूं। चलिए आपकी स्लाइड पे आ जाते हैं। ये अब देखिए यहां पर, अब ये क्या हुआ, ये आपका पॉलन ग्रेन आकर गिरा। अब पॉलन ग्रेन जब आकर के गिरा, अब ये क्या करेगा, ये बनाएगा क्या, ये ट्यूब न्यूक्लियस बनाएगा। ये क्या बनाएगा, ट्यूब न्यूक्लियस बनाएगा। अब ये ट्यूब न्यूक्लियस आएगा कहां तक, यहां तक, इसके ओवरी पार्ट तक, ये ओवरी पार्ट तक आएगा। अब इसके अंदर जेनरेटिव न्यूक्लियस है। आगे आगे कौन चल रहा है, आगे आगे कौन चल रहा है, आगे आगे कौन चल रहा है, मैं अलग अलग डिनोट कर देता हूं। एक ये और इसके बाद यहां पर ये वाला जो है, ये कौन सा न्यूक्लियस है, ये ट्यूब न्यूक्लियस है। ये कौन सा न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस है। और इसके पीछे से कौन आ रहा है, इसके पीछे से आ रहा है कौन, जनरेटिव न्यूक्लियस। इसके पीछे से कौन आ रहा है, जनरेटिव न्यूक्लियस। अब देखिए यहां पर ये जो ट्यूब न्यूक्लियस ना, इसको गाइड कर रहा है, इसको गाइड करके बता रहा है कि ये कहां तक जाएगा, ये कहां तक जाएगा। अभी ये मत बोलना कि मैंने आपसे बताया था कि भाई यहां पर मैंने पॉलन और पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है। अब यहां पर
जब आएगा तो पॉलन और पिस्टिल का मतलब पूरे के पूरे इस भाग की मैं बात कर रहा हूं, मादा जननांग, जिसको हमने गाइनोशियम कहा था, ठीक है, स्त्री जननांग, ठीक है, जिसको जायांग भी कहते हैं। तो यहां पर जो पॉलन ग्रेन आया है, आने के बाद इसके अंदर न्यूक्लियस, वो ट्यूब न्यूक्लियस उसको क्या करेगा, गाइड करेगा कि उसको कहां पर जाना है। तो वो गाइड करते करते उसको वहां तक पहुंचाने का काम करेगा, यानी ओवरी पार्ट तक पहुंचाने का काम करेगा। चलते हैं अपने पिछली स्लाइड की ओर। अब देखिए यहां पर दिखाया गया ये डिवाइडिंग, चेंज कर लेता हूं, ये जो डिवाइडिंग जेनेटिव न्यूक्लियस होगा, यानी कि ये जो डिवाइड कर रहा होगा, अब वो जाता रहेगा और वो डिवाइड करता रहेगा। अब देखिए यहां पर क्या बना लिए, 2 मेल गैमेट्स बना लिए। कितने बना लिए, 2 मेल गैमेट बना लिए। लेकिन गैमेट बनाने के बाद ये ट्यूब न्यूक्लियस ही रहा और वो उसको गाइड करता हुआ चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा वो मैं अभी भी आपको बता चुका हूँ, ओवरी यानी अंडाशय भाग तक वो उसे पहुंचाने का काम करेगा, जहां पर निषेचन की क्रिया क्या होनी है, संपन्न होनी है। ये वाला मैंने इसमें आपको बताया भी है अच्छी तरह से। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे, यहां पर दोनों चीजें मैंने लिख के रखी है। देखिए सबसे लंबा परागकण जो होता है वो किसमें पाया जाता है, जूस्टेरा के पौधे में पाया जाता है। इसमें लगभग कितना होता है, 2500 माइक्रोमीटर लंबे परागकण होते हैं। 2500 माइक्रोमीटर होते हैं लगभग लंबे परागकण होते हैं। अब देखिए यहां पर ये आपका पार्ट याद रखने वाला है, यानी जूस्टेरा, शायद आपसे स्मॉलेस्ट पूछ लिया जाए कि सबसे लंबा परागकण किसमें पाया जाता है, जूस्टेरा में पाया जाता है। सबसे लंबा परागकण किसमें पाया जाता है, जूस्टेरा में पाया जाता है। अब इसमें लगभग कितना होता है, यानी 2500 माइक्रोमीटर लंबे परागकण होते हैं। द लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन इज फाउंड इन द प्लांट जूस्टेरा। इट हैज पॉलन ग्रेन अबाउट 2500 माइक्रोमीटर लॉन्ग। अब देखिए सबसे छोटा किसमें आ जाता है, ये आ जाता है मायोसोटिस में। मायोसोटिस में जो आ जाता है, मायोसोटिस पौधे में पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है, मायोसोटिस में। इसका व्यास लगभग कितना होता है, इसका व्यास लगभग 0.006 mm होता है, 0.006 mm होता है। ये क्या होते हैं, ये सबसे छोटे होते हैं, यानी ये सबसे छोटे होता है। स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन इज फाउंड इन द प्लांट मायोसोटिस। इट इज about 0.006 mm in diameter। डायमीटर में कितना होता है, 0.006। ठीक है, ये आपका जूस्टेरा है, ये आपका क्या है, जूस्टेरा है। और ये क्या है, ये आपका मायोसोटिस, यानी स्पीसीज, एसपी लगा देना, मायोसोटिस स्पीसीज, इसके आगे लिख देना एसपी। ठीक है, तो मायोसोटिस स्पीसीज इसका मतलब, ठीक है, कि इस आपने पढ़ा होगा ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, जाति, क्या, ठीक है। तो इसमें यानी कि मायोसोटिस की स्पीसीज में, मायोसोटिस की स्पीसीज में जितने भी आते हैं वो कौन है, सारे के सारे, यानी इस जाति के जितने भी पौधे हैं वो किसमें, वो उनके परागकण क्या होते हैं, लगभग सबसे छोटे परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। चलिए अपनी अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने आपके लिए पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर लगा के रखा है, एक इमेज लगा के रखी है, जो आपको डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन इस पे दिखाई दे रहे होंगे। डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, ये सारे के सारे जो है ना, ये आपको दिखाई दे रहे हैं अच्छी तरह से, ये आपको अच्छी तरह से इसमें दिखाई दे रहे होंगे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी। अगर आपको जरा से भी ये इमेज पसंद आई है ना, तो थंब वाला जो है ना उसको प्रेस कर दीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, बुला लीजिए उनको भी, क्या प्लेटफॉर्म है और हम पढ़ रहे हैं उस पर। ठीक है, चलिए अपने एग्जाम की तैयारी पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करिए, और वादा है हमारा, बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक आपसे छूट के जाएगा नहीं। ठीक है, तो लेक्चर को परमानेंट और कंटिन्यूसली अटेंड करते रहिए, जिससे आपको और भी चीज़ें जो आपकी अभी तक क्लियर नहीं है वो और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। चलते हैं
अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें मैंने कुछ आपके लिए लगा के रखा है, यानी परागकण जो होते हैं एलर्जन के रूप में। देखिए एलर्जन के रूप में जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे परागकण होते हैं जो एलर्जी कर देते हैं, जैसे कि चिनोपोडियम। चिनोपोडियम को हिंदी में वैसे बथुआ कहते हैं, यानी व्हाइट गूस फ्रूट जो होता है ना, उसके जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना, वो एलर्जी क्रिएट करते हैं, एलर्जी हमारे बॉडी में कर देते हैं। अच्छा, और भी होती जैसे कंपोजिट फैमिली, जिसको हम मेनली उसके लिए घास वगैरह के लिए, खरपतवार घास वगैरह के लिए जो जिसकी फैमिली आती है, तो उस फैमिली के भी जो होते हैं जैसे भूसा वगैरह, यानी उसके जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना, वो भी एलर्जी कर देते हैं। तो वो घास और दूब जो होती है ना, तो उनके जो कंपोजिटी फैमिली में आता है और उसके क्या होते हैं पॉलन, वो एलर्जी क्रिएट कर देते हैं। तो उसके बारे में बताया गया कि यहाँ पर जो पॉलन होते हैं वो पॉलन ग्रेन क्या कर देते हैं, एलर्जिन। एलर्जिन यानी एलर्जी क्रिएट कर देता है, ये एलर्जी हमारी बॉडी में कर देते हैं। ठीक है, अब परागकण का आहार। अब देखिए इसमें बहुत ही अच्छे अमाउंट में प्रोटीन और बहुत ही अच्छी एनर्जी होती है इनके अंदर, इन पॉलन ग्रेन के अंदर। तो इनको आहार के रूप में, यानी जो रनर मतलब दौड़ने वाले जो घोड़े होते हैं, दौड़ लगाने वाले जो घोड़े होते हैं, उनको भी खिलाया जाता है। ये पॉलन उनको भी खिलाए जाते हैं, जिनसे उनकी पावर, अच्छी पावर उनके अंदर जनरेट होती। और ये बी पॉलन यानी कि इनकी टैबलेट्स भी आती हैं, कैप्सूल के फॉर्म में भी आते हैं। तो इनके कैप्सूल्स भी बनते हैं जो लोग लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग खाते भी हैं पॉलन के कैप्सूल्स वगैरह। ठीक है, अब देखिए, अब भंडारण, जब हम स्टोरेज की बात करते हैं, जब हम क्या बात करते हैं, स्टोरेज की बात करते हैं, पर जैसे कि आपने सुना होगा सीड बैंक। ठीक है, आपने सुना होगा सीड बैंक, वैसे ही क्या होता है पॉलन बैंक। वैसे ही क्या होते हैं पॉलन बैंक, जिसमें पॉलेंस को क्या किया जाता है, पॉलन बैंक, जिसमें पॉलन का क्या किया जाता है, स्टोरेज, यानी उनका क्या किया जाता है, भंडारण किया जाता है। तो यहां से भी इस जगह से आप याद रखना अच्छी तरह से। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर और लास्ट स्लाइड की ओर। जैसा कि आप जानते हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करिए, आप शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट करिए। अगर कोई भी आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपका टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए और उसका नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। सारे के सारे ऑल पर क्लिक करके सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए। हम आपके लिए ऐसे ही रेगुलर लेक्चर लेके आने वाले हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।